तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और काफ़ी दिनों बाद आज फिर से मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले तो जो लोग नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, यहाँ पे 3D एनिमेशन की क्लास चल रही हैं और ब्लेंडर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री है और बहुत ही लाइट वेटेड है, जो किसी भी कंप्यूटर में चल सकता है। उसकी मदद से हम यहाँ पे 3D एनिमेशन और फिल्मों के बड़े बड़े VFX को बनाना सीख रहे हैं। अभी तक मैं यहाँ पे 42 एपिसोड बना चुका हूँ, जिसमें बेसिक लेवल की जो रिगिंग है और एनिमेशन है हम उसमें कवर कर चुके हैं। ये सारे के सारे 42 एपिसोड आपको मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे धीरे धीरे एडवांस मोड की तरफ चलेंगे और जानेंगे किस तरीके से हमारा कैरेक्टर एडवांस लेवल पे फेस रिगिंग करता है और बड़ी बड़ी जो एनिमेशन मूवीज हैं वो किस तरीके से बनाई जाती। किसी भी एनिमेशन करने से पहले हमें कैरेक्टर को रिग करना पड़ता है और रिगिंग के मैंने यहाँ पे आपको 3 अलग अलग तरह के मेथड बताए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले एपिसोड में मैंने आपको पोज लाइब्रेरी के बारे में बताया और आपको बताया किस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर के अलग अलग तरह के पोज बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी पोज लाइब्रेरी को अपने एनिमेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी एनिमेशन पे काम करने से पहले सबसे पहले हमें जो जरूरत होती है वो होती है सीन की, यानी कि जो भी एनिमेशन हम कर रहे हैं उसका हमारा जो बैकग्राउंड है उसको हम बोलते हैं सीन। अब अपने एनिमेशन के सीन को हम 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है आउटडोर सीन्स। तो आपका जो सीन है वो किसी भी टाइप का हो सकता है आप किसी हॉस्पिटल के लिए एनिमेशन बना रहे हो सकता है आप किसी ऑफिस से रिलेटेड एनिमेशन बना रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी बीच पे एनिमेशन बना रहे हो। तो उस सीन में जो बाहरी एरिया है उसको हम बोलते हैं आउटडोर सीन। इसके बाद आती है हमारी दूसरी कैटेगरी इनडोर सीन्स। तो मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटल के लिए एनिमेशन बना रहे हैं तो उसमें जो अंदर का कमरा है जिसमें आप एनिमेशन करेंगे उसको हम बोलते हैं इनडोर सीन। तो हमारा जो हॉस्पिटल का अंदर का कमरा होगा हम हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ही उसको वहां पे मेंटेन करेंगे, उसमें बेड लगाएंगे, आईसीयू वगैरह लगा के उसको सही से मेंटेन करेंगे। मान लीजिए अगर कोई ऑफिस से रिलेटेड एनिमेशन बना रहे हैं और उसमें हमें एक बाहर सिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी हमारा जो आउटडोर सीन होगा उसमें हमारा कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हमारा जो कैरेक्टर है वो ऑफिस के अंदर जाएगा, यानी कि वो इंडोर सीन में एंटर करेगा। तो इस कंडीशन में हम दोनों सीन के लिए अलग अलग फाइल बनाएंगे। जो हमारा आउटडोर का सीन होगा वो एक सिटी का सीन होगा और जो हमारा इंडोर का सीन होगा वो एक हम अलग से एक छोटा सा कमरा बनाएंगे जिसमें एक ऑफिस को मेंटेन करेंगे। और दोनों की फाइल बिल्कुल अलग अलग बनाई जाएंगी और दोनों की जो वीडियो होगी वो अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट होगी, लेकिन उसको हम आपस में बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से हम अपनी एनिमेशन में इंडोर और आउटडोर दोनों को इस्तेमाल करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आउटडोर एनिमेशन का एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और किसी भी सीन को जनरेट करने के लिए पहले से ही मैंने आपको एक एड ऑन बता रखा है जिसका नाम है स्केचफैब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केचफैब के नाम से एक एड ऑन मौजूद है। इस एड ऑन को कैसे एक्टिवेट करते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, एपिसोड नंबर 35 में आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। स्केचफैब पे क्लिक करके सबसे पहला टास्क मुझे यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट करना है। जैसे ही ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में एक थंबनेल आ जाएगा और बहुत सारे मॉडल यहाँ पे आ जाएंगे जिनको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी सीन में आपको जरूरत पड़ती है आप यहाँ से कोई भी मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। ए बटन दबा के मैं सारी चीजों को फिलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आउटडोर एग्जांपल के लिए मैं एक सिटी ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सिटी। जैसे ही मैं सिटी पे क्लिक करूंगा यहाँ पे बहुत सारी सिटी मेरे पास में आ जाएंगी और जो भी मेरी एनिमेशन के लिए सूटेबल सिटी है उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग तरह की सिटी इसमें मौजूद हैं। मान लीजिए अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई VFX बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप की सिटी मिल जाएंगी। तो फिलहाल इसमें मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा और अगले पेज पे जाके देखूंगा। इसमें 3 सिटी मेरे पास मौजूद हैं जो मेरे कार्टून टाइप के कैरेक्टर में यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे इसको बड़ा करके देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा मुझे दिख रहा है जो मैं ठीक से देख नहीं सकता कि ये सिटी किस टाइप की है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है
जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और देख लेता हूँ। ये जो सिटी है ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही है कार्टून के अकॉर्डिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। फिर से अपने ब्लेंडर की फाइल में जाऊंगा और दोबारा से क्लिक करके अपना दूसरी सिटी को मैं यहाँ पे क्लिक करके देखूंगा। ये सिटी भी काफी सही है और काफी अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें जो कलर है वो थोड़ा सा बहुत फेडेड है। मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। और ये मेरी एक और सिटी इसमें दिख रही है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो सिटी है ये काफ़ी कलरफुल है और मुझे अपने कार्टून के हिसाब से काफ़ी सही लग रही है, तो इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके देखूंगा। आपको इसको इंपोर्ट करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी आप देखेंगे यहाँ पे सिटी आ चुकी है, लेकिन अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीज़न ये है, ये सिटी मेरे कंप्यूटर की कैपेसिटी से बहुत बड़ी है। इसको मैं स्केल करके छोटा करूंगा, एस बटन दबाऊंगा और स्केल करके छोटा करूंगा ताकि ये मेरे सिस्टम में फिट हो जाए। क्लिक करूंगा एक बार, स्केल अगर मेरा पूरा हो जाता है फिर से मैं एस बटन दबाऊंगा, पीछे लाके दोबारा से इसको स्केल करके इसके सेंटर पॉइंट में अंदर की तरफ ले जाऊंगा, तो ये सिटी इस तरीके से छोटी हो जाएगी। अब कोई भी सिटी आपको कितने स्केल पे छोटी रखनी है, कितने स्केल पे बड़ी रखनी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसको बीच वाला जो ग्लोब है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसका ऑटोमेटिक कलर इसमें आ जाएगा और ऑटोमेटिक लाइट इसमें आ जाएगी। अब ये सिटी मुझे कितनी छोटी करनी है, कितनी बड़ी करनी है, इसके लिए मैं यहाँ पे अंदाजे के लिए शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और आर्मेचर ले लेता हूँ बेसिक रिग को जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये जो रिग है मेरी सिटी से काफी बड़ा आ रहा है। पहले मैं मेटा को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ए बटन दबा के पूरी सिटी यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। इस बार आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने पे ये यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं आएगा, तो आपकी सिटी यहाँ पे सेलेक्टेड है और मेटा रिग यहाँ पे अनसेलेक्टेड है, तो आप सिटी को आप इसी मेटा रिग के हिसाब से यहाँ पे बड़ा कर लीजिए। और ये मेरा सड़क पे आप देख सकते हैं कार के बराबर जो है इतना यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको रखूंगा तो मेरा ये यहाँ पे सही पोजीशन इसकी आ जाएगी। इसको और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि ये मेरा सिटी के हिसाब से जो मेरा कैरेक्टर है वो इसमें काफी छोटा है। तो ये मेरा बेसिक रिग है, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे इसमें सही बैठेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें जो ब्लैक कलर की लाइन इसमें दिखाई दे रही है ये मुझे काम करने में काफी दिक्कत कर सकती हैं। ये रिलेशनशिप लाइन होती हैं और यहाँ पे आपको एक ऊपर की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इनकी मदद से आप इनको हटा सकते हैं। अगर आप जब काम कर रहे हो कैमरा वगैरह लाइट वगैरह के जो ब्लैक कलर के आते हैं उनको हटाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा को हटा दीजिए। और ये जो लाइन इसमें आ रही हैं इनको अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रखा है रिलेशनशिप लाइंस, इसको मैं जैसे टिक को हटा दूंगा तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप लाइन हट जाएंगी। तो मैं इस बीच वाली बिल्डिंग को एक ऑफिस की तरह बना लेता हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा कार इसमें दिखाई दे रही है इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे चल सके। और ये जो कार है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिलहाल हम आउटडोर के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है इससे मुझे दिख रहा है कि अंदर इसमें कुछ नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको फिक्स करूंगा और इसमें कुछ कलर दे देता हूँ ताकि अंदर इसमें कुछ भी दिखाई ना दे। इससे मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे नीचे की तरफ इसका मटेरियल जो है इसमें जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल में जो ट्रांसपेरेंसी है वो दे रखी है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से माइनस करके हटा दूंगा और ये यहाँ से इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ से हट जाएगी। अब यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और कोई भी कलर यहाँ पे बेस कलर में सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको दे सकता हूँ और इस तरीके से मेरा जो खिड़की है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो हल्का सा येलो मैं इसको दे दूंगा ताकि अंदर की कोई भी चीज मुझे इसमें दिखाई ना दे। अगर आप यहाँ पे ऑफिस का बोर्ड लगाना चाहते हैं तो कोई भी इमेज यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लीजिए ऑफिस नाम से। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज बना रखी है जिसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। किसी भी इमेज को इंपोर्ट करने के दो तरीके हमारे पास हैं। सबसे पहला तरीका है इसमें कि हमें जाना है इमेज पे, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इस तरीके से मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो इमेज है ये मेरी रेंडर में नहीं आ पाती। एक कैमरा ले लेता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए। तो इस पे मैं कैमरा सेट करूंगा, Ctrl+Alt+0 बटन दबाऊंगा और V बटन से इसकी सेटिंग यहाँ पे कर दूंगा। कैमरा सेटिंग्स की मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, एपिसोड नंबर 37 और एपिसोड नंबर 38 में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया है और रेंडर इमेज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो इमेज है वो नहीं आ रही है। इसका मतलब ये रेंडर में इसको नहीं पकड़ रहा है।
इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसका बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आपको एक एड ऑन है जिसको आपको एक्टिवेट करना है। इंस्टॉलेशन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में, एड ऑन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है इमेज। और जैसे यहाँ पे आप इमेज लिखेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट इमेज एज प्लेन्स के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन को यहाँ पे अनटिक होगा वो इस तरीके से, सिर्फ आपको यहाँ पे टिक कर देना है और ये जो एड ऑन है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जाना है फाइल में और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ये एक नया ऑप्शन इसमें हाईलाइट हो जाएगा, जब तक आप इसमें एड ऑन नहीं ऐड करेंगे ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो ये पाथ मांगेगा और जहाँ पे भी आपका जो इमेज पड़ा हुआ है उसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसमें पेस्ट कीजिए। तो ये इस तरीके से इमेज आ जाएगी और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके इंपोर्ट करूंगा तो मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहले उन शॉर्टकट्स को देख लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोटी मोटी चीज़ें इसमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब सिटी आपकी बहुत बड़ी होती है तो वो इंपोर्ट होके कहाँ पे गई हैं ये चीज़ें आपको नहीं पता लगेगी। तो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास में नम पैड जो है, नम पैड में एक डॉट का बटन है। इस डॉट के बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारा उस चीज को फोकस में लेके आ जाएगा जो भी चीज हमारी सेलेक्टेड होगी। किसी भी चीज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं या कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होती है और ये उसको फोकस में लेके आ जाएगा और बता देगा कि वो चीज हमारी कहाँ पे है। अब दूसरा चैलेंज ये आता है कि जब भी हम कोई चीज यहाँ पे लेके आते हैं तो सिटी आपकी बहुत बड़ी हो सकती है और वो चीज इंपोर्ट होके कहीं पे भी जा सकती है। आपको उस चीज को अगर कहीं पे सेट करना है शॉर्टली तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है 3D कर्सर। किसी भी चीज को कहीं पे भी ले जाने के लिए हम यहाँ पे इस 3D कर्सर का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए अगर मुझे इसके ऑफिस के छत पे अगर मुझे ऑफिस की एक बोर्ड लगाना है तो सिंपली मैं अपना 3D कर्सर पे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे टिक करूंगा और टिक करने के बाद में ध्यान रहे कि आपका वो जो चीज है यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट एस बटन दबाऊंगा सबसे ऊपर की तरफ ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन टू कर्सर। सिलेक्शन टू कर्सर का मतलब है जो भी चीज हमने सेलेक्ट की हुई है वो हमारे 3D कर्सर पे आ जाए। तो इस पे मैं जैसे टिक करूंगा, क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे इस 3D कर्सर पे आ जाएगी। ध्यान रहे 3D कर्सर आपका जो सेलेक्टेड है तो सबसे पहले नीचे मूव वाला पॉइंट इसमें क्लिक करना है और इसको आपको यहाँ पे लेके आना है और अब आप इसको बड़े आसानी से इसकी छत पे सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं तो एस बटन दबा के इसको जितना चाहे उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं। एन बटन लेके हम इसमें आइटम्स में जाएंगे और सबसे पहले इसकी जो रोटेशन है उसको यहाँ पे 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी 0 कर देते हैं। अब हमें इसको जो रोटेट करना है वो इस तरीके से रोटेट करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रोटेशन कौन सा इसमें इफेक्ट करता है। तो ये रोटेशन मेरा इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये वाला रोटेशन भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये वाला रोटेशन इसमें काम कर रहा है। इसमें मैं 90 डिग्री पे इसको घुमा देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो ऑफिस है वो यहाँ पे बोर्ड सेट हो गया है और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो ऑफिस का बोर्ड है वो यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं अपने कैमरे को यहाँ पे फोकस करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट 0 बटन दबाऊंगा और अब मैं इसको यहाँ पे अगर चेक करूंगा तो आप देखेंगे ऑफिस मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी बोर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमारा सबसे पहला चैलेंज है किसी भी कैरेक्टर को इसमें लेके आना। और कैरेक्टर को लाने से पहले जो हमारा 3D कर्सर था वो अपनी पोजीशन पे वापस आपको ले जाना है। शिफ्ट एस बटन दबाना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कर्सर टू वर्ड, यानी कि जो हमारा वर्ड का सेंटर है कर्सर अपनी जगह पे वापस चला जाए। तो इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपनी पोजीशन पे यहाँ पे चला जाएगा। सबसे पहले अगर हम कैरेक्टर को लाना चाहते हैं तो कैरेक्टर लाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है जहां पे भी आपने कैरेक्टर सेव किया हुआ है वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। लेकिन उसमें कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है जिनके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी पुरानी फाइल पे। पिछले एपिसोड में मैंने इस फाइल में आपको बताया था किस तरीके से हम अपने कैरेक्टर के अलग अलग तरह के पोज बनाते हैं। एसिड ब्राउजर जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कैरेक्टर के अलग अलग तरह के पोज मैंने यहाँ पे बना के सेव कर रखे हैं। अब इनको किस तरीके से हम अपने एनिमेशन में इस्तेमाल करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला टास्क हमारा कैरेक्टर को अपने सीन में ले जाना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे और एन बटन दबा के मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। सबसे पहले एक चीज जो आपको जानने की है वो ये है कि कभी भी आपको कैरेक्टर को कंट्रोलर के साथ में दूसरी फाइल में नहीं लेके जाना है। इसका रीजन ये है कि जब आप कंट्रोलर के साथ में अपने कैरेक्टर को लेके जाएंगे, दूसरी फाइल में जाने पे कंट्रोलर रिग आपकी दिक्कत करेगी और बहुत सारे ऑप्शन इसके गायब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको कंट्रोल सी बटन दबाऊंगा और अपनी जो सीन वाली विंडो है इसमें जाके अगर मैं इसमें यहाँ पे पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी से, आपने देखा मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जो इसकी रिग है अगर अब मैं सेलेक्ट करके एन बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे नीचे प्रॉपर्टी में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, जबकि मेरी ये जो रिग है इसमें यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टी मौजूद होती हैं जिससे हम इसके आई के, एफ के और स्ट्रेच करने वाली चीजों को यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देख लेते हैं। दूसरी फाइल से मैं सबसे पहले इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे। अब दोबारा से मैं यहाँ पे कैरेक्टर को अगर लाना चाहता हूँ तो किसी भी कैरेक्टर को एक फाइल से दूसरे फाइल में ले जाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मेटारिग का। ये जो मेटारिग है ये हम स्टार्टिंग में बॉडी में सेट करते हैं और इस मेटारिग की मदद से यहाँ पे इस कंट्रोलर को जनरेट करते हैं। जब आप इसको ऑटोमेटिक वेट्स पे क्लिक करके इससे कनेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद आप इसको कितनी बार भी डिलीट करके जनरेट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग इसमें सेट हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे अगर इसको डिलीट करूंगा और अपने मेटारिग को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ये जो इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज, इसमें आपको जाना है और यहाँ पे जैसे ही आप इसको रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर देगा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड रहेंगी और ये हमारे कैरेक्टर को बड़े आसानी से पकड़ लेगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा मेटा रिग के साथ अपने कैरेक्टर को लेके जाना है। तो पूरे के पूरे को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी बटन दबाऊंगा और अपने सीन में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा और सबसे पहला जो मुझे काम करना है इस पे ये जो कंट्रोलर है इससे अपना चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे प्रॉपर्टीज गायब हो चुकी हैं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मेटारिग को सेलेक्ट करके सबसे पहले यहाँ पे इसको रीजनरेट कर देता हूँ ताकि मेरा जो कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाए। एस बटन दबा के सिटी के हिसाब से सबसे पहला जो काम है आपको इसको स्केल कर लेना है। आप चेक कर लीजिए सिटी के हिसाब से कितना अपना कैरेक्टर यहाँ पे सेट बैठता है। तो ये मेरा जो कैरेक्टर है वो अब सिटी के हिसाब से यहाँ पे सेट हो गया है। कहीं पे आपको क्लिक नहीं करना है और आप देख सकते हैं जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कैरेक्टर है आपको दिखाई ना दे, किसी भी सिटी में कहीं पे दूसरी जगह पे यहाँ पे चला जाए जब आप इसको पेस्ट करें तो, क्योंकि ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है ये आपको हमेशा दिखाई नहीं देगा। उस कंडीशन में मान लीजिए मुझे कैरेक्टर को कहीं दूसरी जगह पे लेके आना है तो इसको खींच के लाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 3D कर्सर का। 3D कर्सर पे आपको क्लिक करना है, ध्यान रहे कि आपको कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा है जिससे आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे सेलेक्टेड रहे। 3D कर्सर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर को लाना चाहता हूँ और इस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना 3D कर्सर यहाँ पे सेट कर दूंगा। शिफ्ट एस बटन दबाऊंगा और इस पे आप माउस लाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा कैरेक्टर यहाँ पे 3D कर्सर पे आ जाएगा। पोजीशन सेट करने के बाद आर बटन दबाऊंगा, जेड बटन दबाऊंगा ऊपर से नीचे और इस तरीके से इसको घुमा के अपने ऑफिस की तरफ इसका मुंह इस तरीके से कर दूंगा। कभी भी अगर आप इसमें काम कर रहे होते हैं तो इस तरीके से आपका जो कैरेक्टर है वो काम करते वक्त फोकस में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है, कैरेक्टर कितना घूम रहा है यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक शॉर्टकट है जिसका नाम है डॉट बटन। अपना जो कीबोर्ड है इसमें नम पैड जो है इसमें आपको एक डॉट बटन मिलेगा। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये जो भी चीज आपकी यहाँ पे जिसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो आपकी यहाँ पे काम करने के लिए फोकस में आ जाएगी। बाई चांस अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं और नमपैड आपका नहीं है तो यहाँ पे व्यू में जाना है आपको और व्यू में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है फ्रेम सेलेक्टेड। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो भी चीज सेलेक्टेड होगी वो यहाँ पे फोकस में आ जाएगी। अगर आप इसमें शॉर्टकट चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक लीजिए, यहाँ पे चेंज शॉर्टकट पे क्लिक कर दीजिए और ये कहेगा प्रेस अ की और कोई भी की आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एफ बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेम सेलेक्टेड का जो शॉर्टकट है वो अब एफ हो चुका है। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये शॉर्टकट यहाँ पे चेंज कर दिया। और अगर मैं अब इसको कहीं पे भी घुमा के इधर उधर कर देता हूँ
और अपने कर्सर को यहाँ पे अगर मुझे इसको फोकस में लाना है तो F बटन दबाऊंगा और ये मुझे यहाँ पे फोकस में लेके आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको वापस से अपना डॉट कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से नम पैड का जो डॉट है उसको सेट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि अभी मेरा 3D कर्सर यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो कहीं पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे दिक्कत कर रहा है। इसको अपनी पोजीशन में हमेशा काम होने के बाद में सबसे पहले इसको अपनी पोजीशन में भेज दीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, इस पे क्लिक करते ही ये अपनी पोजीशन में वापस चला जाएगा। अब इसके बाद में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पे मूव बटन पे क्लिक करना है ताकि 3D कर्सर आपका यहाँ पे सेलेक्टेड ना रहे। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, अपने कैरेक्टर को डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आउटलाइनर पे ध्यान देना है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर लेता हूँ। इसमें आप WGTS करके ये जो फाइल आपको दिखाई दे रही है, ये बक्स की फाइल होती है। काफ़ी सारी फाइल्स इस तरह की इसमें बन जाती हैं। इनको आप हमेशा डिलीट कर दीजिए, इनका कोई भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। राइट क्लिक लीजिए, डिलीट हायरार्की पे क्लिक कीजिए, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मेटारिक को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से सीन में एक बार कंट्रोलर को यूज़ करने के बाद में आप यहाँ पे कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइनर के बारे में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आउटलाइनर में आप यहाँ पे इसको वेल मैनेज्ड रखें हमेशा स्टार्टिंग से ही, ताकि जब भी आपको कोई चीज सेलेक्ट करने की जरूरत पड़े तो आपको पता रहे कौन सी चीज आपकी कहाँ पर है। आउटलाइनर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो करेक्शन है इसका मैं नाम दे देता हूँ सीन, और इसी सीन के अंदर अगर मुझे और भी कलेक्शन बनाने हैं तो इस पे मुझे सेलेक्ट रखना है, और अगर मुझे इसके बाहर दूसरे फोल्डर बनाने हैं तो ये ऊपर वाला सीन कलेक्शन जो है इस पे क्लिक करना है और राइट क्लिक लेके न्यू कलेक्शन करना है। आपने देखा ये इसके बाहर की साइड में यहाँ पे आएगा। इसका नाम दे देता हूँ मैं कैमरा। तो इसमें मैं यहाँ पे कैमरे को अपने को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें रखूंगा, तो जितने भी कैमरे मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा वो सब मेरे कैमरे में मौजूद रहेंगे। यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ न्यू कलेक्शन पे क्लिक करके। इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर्स, CHARECTERS कैरेक्टर्स। जो भी मेरे कैरेक्टर हैं वो मैं इसमें सेव कर लूंगा। तो मेरा जो रिग वाला जो है ये मेरा एक कैरेक्टर है। ध्यान रहे कि जब इसमें काफी सारी चीजें होती हैं तो आपको हमेशा राइट क्लिक लेके इसको सेलेक्ट हायरार्की करना है, तभी ये पूरी तरीके से इसको सेलेक्ट करेगा। आपने देखा पूरा मेरा बॉडी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अगर मैं ऊपर से इस पे क्लिक करूंगा तो सिंपली एक ही चीज मेरी सेलेक्ट होगी, इसका ऑब्जेक्ट यानी बॉडी इसकी सेलेक्ट नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं तो इस पे राइट क्लिक लीजिए और सेलेक्ट हायरार्की पे कीजिए, और तब इसको यहाँ पे खींच के मैं इसमें कैरेक्टर में डाल देता हूँ। इस तरीके से मेरे कैरेक्टर्स में ये सारी चीजें रख लूंगा, और इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे जॉन, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे इसका नाम जॉन है। इस तरीके से आप अपना ये इसमें मैनेज कर सकते हैं सीन को। यहाँ पे अगर मैं सिटी को क्लिक करूंगा तो मेरी एक चीज यहाँ कभी भी सिटी आपकी सेलेक्ट नहीं होगी। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हमेशा आपको सेलेक्ट हायरार्की पे क्लिक करना है, तभी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको हम उठा के डाल देते हैं सीन में। इस तरीके से मेरे सीन में यहाँ पे ये सिटी आ गई, और ऑफिस की जो इमेज है वो यहाँ पे इसमें आ चुकी है। अगर आपको इसमें सीन के अंदर ही अलग फोल्डर और बनाने हैं तो इसी सीन पे क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर नीचे की तरफ आएगा। इस सीन पे क्लिक करेंगे और न्यू कलेक्शन यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ इसका ऑब्जेक्ट्स। कुछ और ऑब्जेक्ट्स जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो हम इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमेशा अपना आउटलाइनर मैनेज कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर को सेलेक्ट करूंगा डॉट बटन से, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उससे मैं इसको फोकस में लेके आऊंगा। तो सीन हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। अब सबसे पहला जो चैलेंज हमारे सामने आता है वो ये आता है कि जो भी आउटडोर हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं वो दिन में कर रहे हैं या फिर रात में कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि इसमें दिन और रात किस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले रात को ले लेते हैं। यहाँ अगर ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 तरह के ग्लोब दिखाई देंगे। सबसे पहले में इसका जो मॉडलिंग का जो मेटल है, मैश है, वो आपको दिखाई देगा। तो दूसरा जो हमारा ग्लोब है वो ऑटोमेटिकली लाइट देके इसमें दिखा देगा हमारा जो सीन है वो किस टाइप से बन रहा है। लेकिन ये चीज हमारी रेंडरिंग में यानी वीडियो में एक्सपोर्ट होके नहीं आने वाली है। इसके लिए हमारे पास तीसरा ग्लोब दे रखा है। जो भी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी सिर्फ वही चीज हमारी वीडियो में एक्सपोर्ट होके आने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं नाइट बनाना चाहता हूँ तो ये जो सीन है थोड़ा सा नाइट का दिख तो रहा है, लेकिन वो नाइट पूरी तरीके से मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे नाइट क्रिएट करनी है तो ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये
हमारा वर्ड कहलाता है। इस वर्ड की आपको प्रॉपर्टीज देखनी है तो यहाँ आपको जाना है वर्ड प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि कलर इसमें ग्रे यूज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ, अगर मैं यहाँ पे इसकी लाइट जो है इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसको 4 कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये जो इसकी लाइट है थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ चुकी। और कलर अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हॉरर मूवी कर रहे हैं या आपको इसको ब्लू करना है या फिर इसको रेड करना है, तो ये हमारा ये जो कलर है यहाँ से इसका एनवायरनमेंट का कलर जो है मैनेज हो सकता है। और जो भी चीज मुझे लास्ट वाले ग्लोब में दिखाई दे रही है ये मेरी सारी चीज यहाँ पे रेंडर होके आएगी। सबसे पहले हमें नाइट क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसका बाय डिफॉल्ट कलर आ जाएगा। ये जो स्ट्रेंथ है आपकी, इसको अगर आप 0 कर देंगे तो ये यहाँ पे बिल्कुल नाइट कर देगा। आपने देखा किस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे ये मेरी रात हो चुकी है। और उसके बाद में अपने खुद की लाइटिंग इसमें सेट करनी है। लाइटिंग के लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एपिसोड लेके आऊंगा, इसमें मैं टेम्परेरी बेस पे आपको दिखा देता हूँ। लाइटिंग, अगर नाइट की लाइटिंग करनी है उसमें सबसे अच्छी चीज जो है हमारे पास में वो है इसके छोटे छोटे बल्ब, यानी कि पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये मेरे को दिखा देगा इस तरीके से, थोड़ा सा एरिया इसका ये पॉइंट होके इस पे आ जाएगा। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी लाइट को बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इस लाइट को क्रिएट करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज का, और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर का, और इसमें पावर आप जितनी बढ़ा देंगे उतना ही उसका लाइट का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो मैं इसको 300 कर देता हूँ। हमेशा जो हमारी पॉइंट लाइट है वो छोटे से बल्ब के लिए इस्तेमाल होती है। और इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो नाइट का जो सीन है वो कितना अच्छा इसमें लग रहा है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेडो जो है इसकी दिक्कत कर रही है, तो इसकी शेडो को मैं यहाँ साइड में, आप देख सकते हैं शेडो का ऑप्शन है, इसकी मदद से मैं इसकी शेडो को यहाँ से हटा दूंगा ताकि ये मेरा ठीक से इसमें दिखाई दे। तो इस तरीके से आप ये जो पॉइंट लाइट है, इससे अगर आप काफ़ी सारी पॉइंट लाइट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये सिटी बिल्कुल आपको अंधेरे की फीलिंग देगी। शिफ्ट डी करूँगा यहाँ पे, और वाई बटन से मैं इसको इधर की साइड में दूसरी काफ़ी सारी पॉइंट लाइट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी जो सिटी है उतना ही यहाँ पे अंधेरा दिखाएगी। और बड़े अच्छे तरीके से इसको, ऑफिस की जो छत है इस पे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये मेरा नाइट का जो सीन है, आप इस पूरी सिटी में यहाँ पे पॉइंट लाइट सेट करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा नाइट का सीन है वो बड़े अच्छे तरीके से बन के आएगा। यहाँ पे मैं कैमरा लगा देता हूँ, वी बटन दबा के इसको सेट करूँगा। और यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टर है थोड़ा सा अंधेरे में है, तो इसके लिए मैं हमेशा यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा शिफ्ट ए बटन दबा के एरिया लाइट। एरिया लाइट अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, हमेशा हम आपको लाइट जो है वो फ्रंट में इस्तेमाल करनी है। तो लाइट का एक ऑप्शन इसमें बना लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट है इसके लिए मैं एक क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ लाइट। और जितनी भी मैंने यहाँ लाइट ली है सबको मैं उठा के इसमें डाल देता हूँ। और कभी बाई चांस आपकी लाइट यहाँ पे गायब हो जाती है तो आप देख सकते हैं एरिया लाइट मैंने अभी क्रिएट की थी यहाँ पे, तो मुझे बार बार ये दिक्कत कर रही है इधर उधर खींचने में, तो मैं यहाँ से इसको रखूँगा और इस तरीके से शिफ्ट एस बटन दबा के यहाँ पे लाइट को लेके आऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे चीज़ों को लेके आया था। अब मैं मूव बटन दबाऊँगा और इसको फ्रंट पे यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने कैरेक्टर पे। कैमरे की तरफ से अगर आप इसको फ्रंट पे डालेंगे और इसकी जो स्ट्रेंथ है पावर मैं कर देता हूँ 500, तो आप देखेंगे इस तरीके से ये यहाँ पे लाइटिंग दे देगा और ये मुझे बिल्कुल अंधेरे की फीलिंग इसमें आएगी। शैडो हमेशा आप इसकी रिमूव कर दीजिए अगर आपकी सारी शैडो इसमें दिक्कत करेंगी जिस समय आप रेंडरिंग करेंगे तो इस तरीके से कोई भी अंधेरे का सीन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अंधेरे का सीन। फिलहाल के लिए मैं सारी चीजों को यहाँ पे अंडू कर देता हूँ और दूसरी कंडीशन पे अब हम चलते हैं कि अगर हमें दिन में कोई सीन शूट करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे रिसेट कर दी हैं, सारी लाइट मैंने डिलीट कर दी हैं और लास्ट के ग्लोब पे सेलेक्ट करने पर जैसी मेरी स्टार्टिंग में पोजीशन आ रही थी बिल्कुल वही पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। अब मेरे सामने चैलेंज है कि अगर मैं दिन में कोई यहाँ पे शूट करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे उजाला करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन है लाइट जिसका नाम है सनलाइट। या तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सनलाइट पूरा एनवायरनमेंट जो है इसको ये लाइट दे देगा एक साथ में, और हल्का सा इसको इधर उधर कर दीजिए और ये जो शेडो है इसको आप यहाँ पे शेडो से हटा दीजिए। थोड़ा सा उजाला अगर आपको करना है तो स्ट्रेंथ इसकी यहाँ पे 3 सेट कर दीजिए, परफेक्टली यहाँ पे काम करेगी। रोशनी कम पड़ती है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं जितना आपको कंफर्टेबल रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइट का झंझट जो है ये काफ़ी है और लाइट के झंझट से अगर मैं बचना चाहता हूँ तो मेरे पास एक और यहाँ पे
बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बिल्कुल अंधेरा-अंधेरा हो रहा है। कभी भी आप इसको अगर रेंडर करेंगे तो इसमें हमेशा ऊपर की तरफ ब्लैक कलर का इसमें आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर की तरफ मुझे एक स्काई बनाना है और लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे इसमें सेट हो जाए, उसके लिए मेरे पास एक ऐड ऑन है जिसका नाम है स्काई। उस ऐड ऑन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। आपको सिंपली जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाना है, ऐड ऑन पे क्लिक करना है और इस बार यहाँ इमेज की जगह आपको दूसरा ऐड ऑन है जिसका नाम है स्काई। तो स्काई जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है लाइटिंग डायनेमिक स्काई। इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस पे जैसे ही मैं टिक करूंगा ये मेरा ऐड ऑन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। टिक करने के बाद मैं यहाँ से कट कर दूंगा, एन बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास में एक नीचे की तरफ एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा क्रिएट के नाम से। इस क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर डायनेमिक स्काई के नाम से मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट ये आपका साइकिल इंजन में यहाँ पे लेके चला जाएगा। साइकिल इंजन में वो जो क्लियरिटी है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल की हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 करके आपको एक लिखा हुआ आ रहा है, नेम डायनेमिक 1। तो 1 लिखते हुए आप यहाँ पे समझ जाइए कि मेरा जो दिन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। और ये जो पूरा वर्ड है आपको अगर स्काई में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको जाना है यहाँ पे वर्ड प्रॉपर्टी में, और वर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा इस टाइप का ग्लोब का। इस ग्लोब के आइकन पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है ये एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा थोड़ी देर आपको वेट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस समय साइकिल इसने एक्टिवेट कर दिया है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज में, और ये जो साइकिल इसने ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज कर दिया है इसको वापस से अपना कन्वर्ट करना है ईवी में। तो ईवी में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो लाइटिंग है वो ऑटोमेटिकली मेरे सीन में आ चुकी है। तीसरा जो ग्लोब है उसमें पहले अंधेरा आएगा आपका, लेकिन स्काई को जैसे ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे आपकी लाइटिंग आ जाएगी और ऊपर की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्काई ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब बैकग्राउंड में हमेशा आपका ये स्काई इसमें मौजूद रहेगा। स्काई की अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी सेटिंग दे रखी है, जैसा मन करे वैसा स्काई आप यहाँ पे बना सकते हैं उसको। और लाइटिंग की भी आपको जरूरत नहीं है, आपको मैं रेंडर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे इमेज। इस तरीके से आपका जो लाइटिंग है वो परफेक्टली यहाँ पे आएगी, कुछ भी चीज आपको इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काई में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्काई है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ इस तरीके से। क्लाउड डेंसिटी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लाउड डेंसिटी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और क्लाउड को जितना ज्यादा या कम करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं इस तरीके। तीसरा आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ पे ब्लू कलर पे थोड़ा सा करेंगे तो बिल्कुल स्काई आपका और ब्लू ये इसमें हो जाएगा। यहाँ पे पीछे की तरफ जो कलर है इसका वो इसको स्काई की तरह यहाँ पे चेंज कर देगा। अब आप देखेंगे बिल्कुल ये स्काई की तरह मुझे दिखेगा। जितना आप इसमें ब्लू करना चाहते हैं उतना आप इसको ब्लू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा एड ऑन है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राइटनेस, शेडो वगैरह सारी चीज़ की सेटिंग इसमें दे रखी है। एन बटन से मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से मेरा जो सीन है अब यहाँ पे वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और अब मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट करके देखूंगा अपने कैरेक्टर को, और उसके लिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे पोज लाइब्रेरी का। सबसे पहला जो एनिमेशन है वो मैं इसमें चलने का, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है चलने की, तो चलने की एनिमेशन मैं यहाँ पे करके देखूंगा सिंपल लेवल पे, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक चला के ले जाएंगे ऑफिस के गेट तक। तो उसके लिए कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो चलाने की एनिमेशन को यूज करने से पहले सबसे पहले पोज लाइब्रेरी देख लेते हैं कि पोज लाइब्रेरी को हम यहाँ पे किस तरीके से इसमें एक्टिवेट करेंगे। अगर मैं इस कैरेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इसके पोज मोड में जाऊंगा, अब मैं अगर एन बटन दबा के यहाँ पे एनिमेशन में हमारी पोज लाइब्रेरी आती है, इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी कोई भी पोज इसमें नहीं आ रहे हैं, जबकि मैंने पिछली फाइल में कैरेक्टर में काफी सारे पोज बनाए थे। इसमें नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे करंट फाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें जो पोज हमने बनाए हैं पिछली फाइल में यानी पिछले एपिसोड में, उसको कैसे लेके आते हैं आइए देख लेते हैं। पोज को लेके आना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको उस फाइल में जाना है जहां पे आपने वो फाइल वहां पे सेव की हुई है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर के नाम से मैंने ये फाइल सेव की हुई है जिसमें मैंने ये पोज बनाए थे। तो अगर मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे इसमें चेक करूंगा पोज में जाके, तो ये मेरे जो पोज हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। कंट्रोल सी बटन से मैं उस पाथ को कॉपी कर लूंगा जहां पे भी आपके कैरेक्टर की फाइल पड़ी हुई है। जाऊंगा अपना सीन में जहां पे मेरा सीन है और मुझे इस कैरेक्टर में पोज लेके आना है। पहले मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेके आऊंगा। अब मुझे जाना है इसमें एडिट में, प्रेफरेंसेस में, और यहाँ सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल पाथ। ये जो फाइल पाथ है यहाँ पे सिर्फ आपको ये जो प्लस का बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो पाथ है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप इसमें 2 बार क्लिक करेंगे ऐड पे, ये मेरा पाथ यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा पाथ, और जो मेरी फाइल है इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। वापस से फाइल में जाऊंगा और ये जो नेम है इसमें ये फाइल का नाम डाल दूंगा। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है और पोज लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे इस कैरेक्टर में आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पोज इसमें आ चुके हैं। इसके लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा इसकी रिग को और चलते हैं इसके पोज मोड में और एन बटन दबाऊंगा और यहाँ पे दोबारा से एनिमेशन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी पोज नहीं आ रहे हैं। पोज मेरे कहाँ पे हैं, ये जो करंट फाइल आपको दिख रही है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा जो नाम मैंने वहाँ पे ऐड किया था कैरेक्टर का अपना यहाँ एडिट प्रेफरेंसेस में, ये कैरेक्टर का नाम अब मेरा यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। और इसको मैं जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा सारे के सारे पोज मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी कैरेक्टर की पोज लाइब्रेरी को आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब मुझे ये पोज अगर चेक करने हैं तो चाहे कैरेक्टर आपका सेलेक्ट हो चाहे ना हो, आपको सिंपली क्लिक करना है। आपने देखा किस तरीके से मेरा जो कैरेक्टर है अब यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता। अब इसमें काफी सारे चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे इसमें और भी पोज यहाँ पे ऐड करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पोज लाइब्रेरी यहाँ पे आ तो जाएगी, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको चेंज करनी है या इसमें मॉडिफाइड करनी है तो वापस से आपको इसमें जाना पड़ेगा उसी फाइल में जिस फाइल में आपने यहाँ पे इसको बनाया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार हमें फाइल में जाने में दिक्कत होती है या फिर हमारे पास काफ़ी सारे कैरेक्टर होते हैं जिसमें अलग अलग पोज बने हुए होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर हम मुझे इस कैरेक्टर में और भी नए पोज बनाने हैं तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि किसी भी इसमें पोज पे आप क्लिक करेंगे और राइट क्लिक लेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन ब्लेंड फाइल। जैसे ही आप इस पे ओपन ब्लेंड फाइल पे क्लिक करेंगे तो चाहे आपके सिस्टम में कहीं पे भी वो फाइल पड़ी हो जहाँ पे आपने वो पोज सेव किए थे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल के आ जाएगी। अगर आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं सीन में तो किसी भी कैरेक्टर के पोज में जाके आप वहाँ पे राइट क्लिक लेना है आपको, और राइट क्लिक लेके ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन ब्लेंड फाइल का। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो जो फाइल है आपकी यहाँ पे खुल के आ जाएगी और ब्लेंडर में आप चेक करेंगे तो दूसरी फाइल जो है मेरी यहाँ पे नीचे आ चुकी है। ये जो इसमें मेटा रिग है इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और इसमें अब मैं यहाँ पे पोज बना के सेव कर सकता हूँ और जब मैं वहाँ पे पोज बना लूँगा तो वो पोज मेरे ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अब इसमें थोड़ी सी एनिमेशन करके देख लेते हैं किस तरीके से हमारे कैरेक्टर एनिमेट करता है और किस तरीके से पोज लाइब्रेरी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो कैरेक्टर को अगर हमें यहाँ पे चलाना है तो चलाने के लिए सबसे पहले इसको नॉर्मल पोज में हम यहाँ पे सेट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं इसका जो हाथ है वो थोड़ा सा काफी बाहर की तरफ है। वापस से पोज मोड में जाएंगे और यहाँ पे एन बटन दबाऊंगा मैं और इसका जो नॉर्मल पोज है उसको मैं यहाँ पे, तो फिलहाल मेरा ये यहाँ पे नॉर्मल पोज आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरा ये नॉर्मल पोज है। सिंपली आपको राइट क्लिक लेना है, ओपन ब्लेंड करना है ताकि इसकी जो फाइल है वो यहाँ पे खुल जाए और यहाँ पे हम इसके पोज बनाएंगे जो जो हमें यहाँ पे जरूरत। सबसे पहले मुझे एसेट ब्राउजर खोलना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, दूसरी विंडो बनाएंगे और यहाँ पे एसेट ब्राउजर ओपन करेंगे। जो जो मेरे पोज काम के हैं उनको मैं यहाँ पे रखूंगा, बाकी के जो पोज हैं उनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इसको मैं एन बटन दबाऊंगा। ध्यान रहे जब तक आपका कैमरा यहाँ पे सेट नहीं होगा ये पोज यहाँ पे सेव नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। इसको अगर मुझे रीनेम करना है तो ये जो एसेट ब्राउजर वाली विंडो है इसको कंट्रोल स्पेस के साथ आप बड़ा कर लीजिए और एन बटन दबाएंगे तो इसका यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी जो भी चीज आपने सेलेक्ट की हुई है। पुराना मेरा जो था उसको मैं यहाँ पे उनको यहाँ पे हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। सारे मैं यहाँ पे दोबारा से
अब देख लेते हैं दूसरे पोज में ये मेरा दोनों हाथ को इस तरीके से करेगा, लेकिन ये वाला जो हाथ है थोड़ा सा अभी मेरा सेट नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे सेट करूंगा, जी बटन दबा के थोड़ा सा नीचे करूंगा और ये मेरा यहाँ पे नॉर्मल पोज में इस तरीके से सेट हो जाएगा। हाथ घुमाना है तो आर बटन दबाएंगे, इस तरीके से इसको हाथ को इस तरीके से घुमा देंगे और ये वाला जो हाथ है इसको भी आर बटन दबा के इस तरीके से। इसमें ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें अगर आपको एक साइड जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो दूसरी साइड भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे टिक करके आप इसको करेंगे। जो भी आप यहाँ पे एक साइड चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड होने लगेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सिंपल इस पोज में आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपना नॉर्मल पोज में इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस बटन दबाऊंगा और ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे की है वो वहाँ पे पहुँच जाएंगी। अब मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और अपनी वापस से उसी विंडो में चलते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको रिफ्रेश करना है और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे जो मैंने नए पोज बनाए हैं वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और जो नॉर्मल कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर की सेट कर दी है। तो इस तरीके से जिस जिसकी आपकी जरूरत पड़ती है आप यहाँ पे पोज बनाते चलिए और अपनी एनिमेशन को करते चलिए। तो चलने की एनिमेशन के लिए मैं एन बटन से इसको पहले यहाँ पे बंद कर देता हूँ और सबसे पहले आपको चलने की एनिमेशन में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी आपको पोज मोड में इसकी लोकेशन को चेंज नहीं करना है। चलने की एनिमेशन के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और कोई भी मूवमेंट की इसमें एनिमेशन करनी है, इसको अगर मूव करना है कैरेक्टर को, वो हमेशा ऑब्जेक्ट मोड में करना है। तो करंट सिचुएशन में जो मेरा कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, आई बटन दबाऊंगा और इसकी लोकेशन को यहाँ पे सेट कर दूंगा। अब इसको चला के मुझे कहाँ तक ले जाना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे टाइमलाइन को आगे करना है और उसके बाद इसको चला के आगे कर देंगे यहाँ पे मूव करके, यहाँ तक ये चल के खड़ा हो जाता है। फिर से मैं आई बटन दबाऊंगा और लोकेशन इसकी यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से ये यहाँ पे मूव करेगा। प्ले करके देखूंगा कितनी फास्ट मूव कर रहा है, तो इतना फास्ट मुझे नहीं चलाना है। दूसरा वाला जो की फ्रेम है इसको मैं खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो ये थोड़ा सा स्लो चलेगा। इस तरीके से चलने की जो हमारी स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा आगे करते चले जाएंगे तो ये उसी हिसाब से हमारा धीरे होता चला जाएगा। हमेशा आपको कभी भी अगर आप कैरेक्टर को चलाना है तो इसी तरीके से लोकेशन को चेंज करना है पहले, लेकिन चलते हुए ये अपने बॉडी को जो मूव करेगा यानी कोई भी इसका एक्शन जो होगा चलते इसको यहाँ से मूव करते हुए वो हमें यहाँ पे पोज मोड में करने हैं। पोज मोड में कभी भी आपको कैरेक्टर को अपनी जगह से हटाना नहीं है, केवल उसके जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है और कोई भी इसकी बॉडी मूवमेंट है वो पोज मोड में एक ही जगह पे आपको करनी है। कैरेक्टर को चलाने के लिए सबसे पहले हमें इसके चलाने वाले पोज चाहिए होंगे, तो मैं एन बटन से इसके कुछ पोज बनाऊंगा यहाँ पे। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ दूसरी विंडो में खुला हुआ है, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे इसका चलने का कुछ पोज यहाँ पे बना देता हूँ। काम करते वक्त अगर आपको विंडो को बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पे मैं अब इसके पहले पोज को बना लेता हूँ, उसके बाद उसको सेव करूंगा। चलने का जो पोज है उसमें सिंपली आपका जो पैर है वो इसमें आगे बढ़ाना है, तो इस वाले पैर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा खींच के इस तरीके से। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला जो पैर है इसको मैं थोड़ा सा खींच दूंगा इस तरीके से पीछे की तरफ और जी बटन दबा के इसको हल्का सा इस तरीके से मोड़ के चलने का एक यहाँ पे पोज बना दूंगा। चलने के साथ साथ हमारा हैंड भी थोड़े से मूवमेंट करने हैं। अब पीछे वाली पैर इसमें इधर वाला है तो ये वाला हाथ आगे की तरफ हम इसमें मूव करेंगे, जी की तरफ जी बटन दबाएंगे और इस तरीके से इसको आगे की तरफ साइड करेंगे और अब मुझे इसको रोटेट करना है तो आर बटन दबाएंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। जी बटन दबाना है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे, ज़्यादा इसको पीछे नहीं ले जाएंगे। इसको भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसको पीछे नहीं ले जाता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देते। तो ये हमारा एक चलने का पोज इसमें सेट हो गया है। इसको अब मुझे कुछ नहीं करना, ए बटन दबाना है और क्रिएट पोज कर देना है तो मेरा यहाँ पे एक नया पोज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे दो पोज बन गए हैं गलती से, तो एक को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर असेट, और दूसरा जो पोज है उसको यहाँ पे वॉकिंग का नाम दे देता हूं। तो ये मेरा वॉकिंग लेफ्ट का एक यहाँ पे पोज बन चुका है। तो केवल एक ही पोज में यहाँ पे एक काम कर जाएगा। कैसे काम करेगा ये देख लेते हैं। पहले मैं इसको सेव कर देता हूं और वापस से अपना उसी विंडो पे चलते हैं जहां पे हम ना ये काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी वापस से इसी स्क्रीन पे आ गया हूं और इसको मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। रिफ्रेश करूंगा तो मेरे जो पोज हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो मेरा वॉकिंग का जो पोज है वो मेरा यहाँ पे सेट हो गया है। अब यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दे रखा है फ्लिप का। फ्लिप पे अगर मैं क्लिक करूंगा
और इसको इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे इसका पोज फ्लिप हो जाएगा। और मैं इससे वापस से फ्लिप हटा के अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पोज वापस से सिंपल पोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्लिप करके अपना जो पोज है उसको डबल पोज में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेरा जो कैरेक्टर है इसमें किस कंडीशन में होगा, वो मेरा नॉर्मल पोज में होगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं आई बटन दबाऊंगा और इसका यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन और सारी चीजों को सेलेक्ट करूंगा, लेकिन ए बटन दबाना है आपको, पूरे यहाँ पे रिग सेलेक्ट होनी चाहिए। और अब मैं यहाँ पे आई बटन दबा के लोकेशन, रोटेशन पे यहाँ पे मैंने ये पोज सेव कर दिया है। अब मुझे थोड़ा सा इसमें कर्सर को आगे लेके जाना है और पहला अपना वॉकिंग का जो है लेफ्ट वाला, इसके लिए अब अपना आई बटन दबाना है और यहाँ पे मेरा ये इस तरीके से मूव करेगा। इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से मेरा ये कैरेक्टर यहाँ पे चलने के लिए मूव कर रहा है। अब दूसरा जो यहाँ पे मेरे को इसको फ्लिप करना है ताकि ये हाथ को पीछे ले जाए और दूसरे पैर को इस पे पीछे की तरफ चेंज करे, तो मैं इसको फ्लिप करूंगा यहाँ पे और डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा इस तरीके से फ्लिप कर देगा। और यहाँ पे आई बटन दबा के मैं यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन इसकी सेव कर दूंगा। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे ये यहाँ पे मेरे कैरेक्टर ने फ्लिप कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी से यहाँ पे पैर को चलाए। इस तरीके से दोनों को ये मेरे चलने वाले हैं तो मैं इनको शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और थोड़ा सा आगे खींच दूंगा। शिफ्ट के साथ आर बटन दबाता चला जाऊंगा यहाँ पे जहां तक मुझे ये चलने वाला, मैंने ये लास्ट का जो ऑप्शन था वो रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करूंगा तो एन बटन से इसको बंद कर देता हूँ। तो अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखें किस तरीके से ये फास्ट चल रहा है काफी। तो दो की फ्रेम यानी दो दो के जो जोड़े हैं वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लाऊंगा और यहाँ से मैं एस बटन दबा के इसको यहाँ पे स्केल कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखें किस तरीके से ये इसमें चल रहा है। और अगर आपको इसमें स्लो करना है तो फिर से आप इसमें जो चार हैं दोबारा से इसको डिलीट कर दीजिए और इसको हल्का सा यहाँ पे लाके इनको सेलेक्ट करेंगे और एस बटन से इसको जितना आगे बढ़ा देंगे उतना ये यहाँ पे स्लो हो जाएगा। जरूरत पड़ती है तो आप इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो कैरेक्टर है वो अब चलने का जो मेरा यहाँ पे सीन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मेरा जो लास्ट वाला जो पोज है यहाँ पे आके ये मेरा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो फिर से मैं इसमें एन बटन दबाऊंगा और जो मेरा नॉर्मल पोज है इस पर क्लिक कर दूंगा और आई बटन से इस पर क्लिक करके लोकेशन, रोटेशन सारी चीज यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। तो मेरा ये पोज इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। और अब मैं इस पे अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा कैरेक्टर चलेगा और लास्ट में यहाँ पे रुक के उसी कंडीशन में नॉर्मल पोज में आ जाएगा। यहाँ पे उसको एक गर्ल दिखाई देती है इधर की साइड ऑफिस में, उसको वो हेलो बोलता है। उसके लिए मैं यहाँ पे पोज पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो पोज है, तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया आपने देखा इसका दूसरा हाथ इसने उठा दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे फ्लिप पोज पे टिक कर रखा है, इस वजह से इसने इसका उल्टा हाथ हटा दिया। तो मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके वापस से उसी कंडीशन में लाऊंगा और ये मेरा यहाँ पे ये अब इसको हेलो करेगा। तो यहाँ पे मैं आई बटन दबा के इसकी लोकेशन, रोटेशन को सेव कर दूंगा और इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से ये हाथ उठाएगा। और हाथ को अगर हिलाना है थोड़ा सा, हाथ दूसरा पोज मुझे बनाना पड़ेगा इसमें कि हाथ हिलाने के लिए। उसके लिए फिर से मैं चलता हूँ इसके पोज वाली फाइल में। तो पोज वाली फाइल में हम आ चुके हैं और हैंड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यही इस हैंड पे क्लिक करके पहले इसको इस तरीके से यहाँ पे लेके आए। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जी बटन से इधर की साइड में, साइड से हमेशा देख लें उसको, क्योंकि कभी कभी आप इसको अगर मूव करते हैं तो ये आगे पीछे हो जाता है, तो उस हिसाब से इसको यहाँ पे सही कर दें। हमेशा आपको क्रिएट पोज करने से पहले ए बटन से पूरे को सेलेक्ट करना है, तभी ये क्रिएट पोज यहाँ पे काम करेगा। अब उसके बाद में मैं इसका यहाँ पे ये जो नाम आया है इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। कंट्रोल स्पेस से मैंने इसको बड़ा किया और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ हेलो हैंड राइट। और दूसरा हमारा जो था इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे हेलो हैंड लेफ्ट। इस तरीके से मुझे ये ध्यान रहेगा कि मैं ये मेरे लेफ्ट और राइट के हैं। ये जो प्लस का बटन है इस पे आप क्लिक करके अपने और भी इसमें कैटेगरीज बना सकते हैं, ताकि आपको बाकी अगर बहुत सारे पोज हो जाते हैं तो उसको ढूंढने में परेशानी ना हो। इस कैटालॉग पे मुझे क्लिक करना है और इस पे नाम दे देता हूं मैं हैंड पोज। तो हाथ के ये मेरे दो पोज हैं, इसको मैं सिंपली यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ में और हैंड पोज में लाके छोड़ दूंगा। तो ये मेरे हैंड पोज में यहाँ पे आ जाएंगे। जब भी मैं हैंड पोज पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा इस तरीके से कैटेगरी में मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ। नॉर्मल पोज जो है इसको भी मैं यहाँ से इसको मूव करके हैंड पोज में डाल देता हूँ। एक और मैं इसमें कैटेगरी बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे वॉकिंग।
तो वॉकिंग की जो मेरी कैटेगरी है उसमें मैं अपना वॉकिंग वाला इसमें डाल देता हूँ। अब आप इसके अंदर भी यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं। हैंड में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेलो, तो हेलो वाले पोज के आप इसमें डाल सकते हैं। ये आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। असाइन पोज का मतलब है किसी भी पोज पे क्लिक करेंगे, असाइन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाएगा। इसमें जो अप्लाई वाला बटन है ये भी मेरा उसी तरीके से असाइन एक्शन के हिसाब से ही काम करता है। जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा तो वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। इंटरएक्टिव ब्लेंड क्या है इसको समझ लीजिए। जब मैं किसी एक पोज से दूसरे पोज में मूव करता हूँ, मान लीजिए इस समय मेरी नॉर्मल पोज है और मैं सिंपल एक क्लिक करूंगा हैंड लेफ्ट वाले पे, एक क्लिक किया है मैंने, ये अभी पोज इसमें अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ इसको सेलेक्ट किया है सिंगल क्लिक से। अगर मैं इसमें इंटरएक्टिव ब्लेंड पे क्लिक करूंगा तो ये आप देखेंगे किस तरीके से मेरा यहाँ पे मैं मूव करके देख सकता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। इस तरीके से फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और सेलेक्ट करूंगा तो जब भी जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे इसको पोज को बनाने में जो जो मैंने यहाँ पे इसके बोन को मैंने सेलेक्ट किया था वो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैंने सारे बोन यहाँ पे सेलेक्ट किए थे इसलिए ये सेलेक्ट करने पे आ रहा है। अगर मैं किसी एक बोन से यहाँ पे पोज बना देता हूँ तो सेलेक्ट करने पे उस बोन को ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, डी सेलेक्ट से ये सभी को डी सेलेक्ट कर देगा। अब हैंड का जो दूसरा पोज है वो हम यहाँ पे बना चुके हैं। इसको अगर मुझे अप्लाई करना है, डबल क्लिक करना है तो आपने देखा इसका जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही आ रही है। और ज़्यादा आपको हिलाना है तो और भी आप इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं। फिलहाल ये मैं इसको इतना काफ़ी है तो मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और ये मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इसने हाथ उठा लिया है इस तरीके से और थोड़ा सा आगे करूंगा मैं टाइमलाइन को और यहाँ पे इसमें दूसरा पोज अप्लाई करके इसमें आई बटन से इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दूंगा। आपने देखा किस तरीके से ये इसने यहाँ से हाथ उठाया और इस तरीके से इसने यहाँ पे हाथ को थोड़ा सा मैं जल्दी यहाँ पे उठाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसमें जो इसने उठाने वाला जो कंडीशन है वो इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब ये जो दो हैं मेरे हाथ हिलाने के हैं तो मैं इसको शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा इस तरीके से और शिफ्ट के साथ आर बटन दबाएंगे तो ये मेरा आगे की तरफ कॉपी होते चले जाएंगे। तो ये मेरे 3 यहाँ पे हो चुके हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और ये 2 मेरे पास में ये हो गए। इस तरीके से आप यहाँ पे यहाँ से मेरा ये हाथ हिलाने का एक एनिमेशन बन चुका है। अगर आप इसको स्लो और फास्ट करना चाहते हैं सभी को सेलेक्ट कीजिए, एस बटन से आगे बढ़ाएंगे तो ये स्लो हो जाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये फास्ट हो जाएंगे और वापस से इसको नीचे लेके आना है। फिर से अपना पोज में जाएंगे, आप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल पोज पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से नॉर्मल पोज में आ जाएगा और आई बटन से मैं इसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। अब पूरी एनिमेशन अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आपने देखा किस तरीके से मेरा कैरेक्टर यहाँ पे चल के आया, हेलो किया उसने और वापस से उसने यहाँ पे हाथ को नीचे कर दिया। अब इसको कैमरे में शूट करने के लिए आपको यहाँ पे कैमरा सेट करना है और 0 बटन प्रेस करके देखना है कि मेरे कैमरे में यहाँ पे क्या चीज यहाँ पे सेट है। कैमरे के लिए मैं पहले ही आपको वीडियो बना चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से यहाँ पे, अगर आपको कैमरा सेटिंग बड़े अच्छे तरीके से आता है तो आप अपनी जो पोज आपने बनाए हैं, एनिमेशन जो बनाई है वो उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे फिल्म के तौर पे दिखा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं साइड से इसका जो कैमरा है वो यहाँ पे लगाऊंगा एक तरफ से उसको चलाने के लिए। तो मैं यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट 0 बटन दबाऊंगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम मल्टीपल कैमरेज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ कैमरे को। जो भी कैमरा आपका यहाँ पे सेलेक्ट होगा वो यहाँ पे इसके साथ में बाइंड हो जाएगा। सिंपली मार्कर पे क्लिक करना है और कंट्रोल बी दबा देंगे इस पे या फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे का नाम मेरे पास आ चुका है कैमरा। ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें हिंड्रेंस बन रही है, इसमें दिक्कत कर रही है तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑल्ट 0 बटन दबाऊंगा। ध्यान रहे कि आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे डीसेलेक्ट हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब चलिए कैमरे को कैसे हम इसमें कैरेक्टर के साथ मूव करेंगे दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैंने आपके लिए कैमरे सेटिंग्स की वीडियो बना चुका हूं, एपिसोड नंबर 37 और एपिसोड नंबर 38 में जाके देख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो कैमरा है इसको कंट्रोल ऑल्ट 0 से मैं यहाँ पे सेट करूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड से सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रखूंगा इसको और इसको इधर से मैं कंट्रोल 0 से इस तरीके से यहाँ पे सेट करूंगा। अब कैमरा सेट करने से पहले यहाँ पे आपको कैरेक्टर के पास में रिग के साथ में एक एम्प्टी इससे कनेक्ट करना है। उसके लिए शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और यहाँ पे एक एम्प्टी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 3D कर्सर की मदद से मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, शिफ्ट एस बटन दबाऊंगा और सेलेक्ट टू कर्सर पे क्लिक करूंगा तो मेरा एम्प्टी यहाँ पे आ जाएगा।
अब मैं मूव वाले पे क्लिक करूंगा और अपने कैरेक्टर के बीचों बीच इसको यहाँ पे इस तरीके से डॉट से फोकस लेके यहाँ पे चारों तरफ से सेट करके अपने कैरेक्टर के बीच में यहाँ पे इसको लेके आऊंगा, ताकि ये मेरा जो कैमरा है उसको ये ट्रैक कर सके। अब हम यहाँ पे जीरो बटन से इसमें कैमरे को देखेंगे और कैमरे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे ये आपका येलो होना चाहिए, ऑरेंज टाइप का थोड़ा सा हो जाए, समझ लीजिए कैमरा यहाँ पे सेलेक्टेड है। और कैमरे के अंदर आपको यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस तरह का, इसमें आपको इस्तेमाल करना है ट्रैक 2 का। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिंपली आपको ड्रॉपर पे क्लिक करना है, अपना जो एम्प्टी आपने जो यहाँ पे लगाया है उस पे इसको टिक कर देंगे तो आप देखेंगे कैमरा ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लेगा। बाई चांस कैमरा आपका इधर उधर होता है तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से ऊपर या नीचे करके एम्प्टी को यहाँ पे कैमरे को अपने कैरेक्टर पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो एम्प्टी है इसको मैं अपने रिग के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जिससे मेरा जो कैमरा है इसके साथ में मूव करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में अपना रिग सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल P बटन दबाऊंगा और ऑब्जेक्ट पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ये मेरा रिग के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और रिग के साथ मूव करेगा। तो मैं जीरो बटन दबा के कैमरा सेट करूंगा पहले, और अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो आप देखें किस तरीके से मेरा कैमरा इसमें कैरेक्टर के साथ मूव कर रहा है। अब जैसे ही ये यहाँ पे रुकता है इस जगह पे, इससे थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे दूसरा कैमरा लगाऊंगा, मार्कर, ऐड मार्कर। तो ये मेरा दूसरा मार्कर यहाँ पे आ चुका है और अब मुझे इसमें दूसरा कैमरा सेट करना है। तो शिफ्ट A बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा और इसका नाम दे देता हूँ कैमरा नंबर 2। तो ये मेरा दूसरा कैमरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस कैमरे को यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में मार्कर पे जाएंगे और बाइंड कैमरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरा कैमरा मेरा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब दूसरा कैमरा मैं इसके बिल्कुल फ्रंट में रखूंगा और यहाँ पे इसको कंट्रोल ऑल्ट 0 से सेट कर दूंगा, ताकि जब ये इसमें रुक के हाथ हिलाएगा तो इसके कैमरा इसके बिल्कुल फ्रंट में आ जाए। V बटन से मैं इसको इस तरीके से सेट कर दूं। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा आपको, तो आप देखेंगे कैमरा मोड में हूँ इस समय में। यहाँ पे जो भी चीज मैं यहाँ कैमरा मोड में यूज करके देख रहा हूँ यही चीज मेरी वीडियो में एक्सपोर्ट होके आने वाली है। सिंपली मुझे यहाँ पे स्पेस बटन दबाना है। सबसे पहले इस तरीके से आया और आपने देखा किस तरीके से डायरेक्टली मेरा जो कैमरा है वो यहाँ पे मूव हो गया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीछे कर देता हूँ, V बटन दबाऊंगा, S बटन से थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि ये इसके सीन को अच्छी तरीके से कैप्चर कर सके। फिर से मैं प्ले करूंगा यहाँ पे, आपने देखा इस तरीके से ये आया और कैमरे में मेरा ये इस तरीके से हाथ हिलाया। यहाँ पे ऑफिस का एक कोलीग यहाँ पे खड़ा हुआ है जो एक गर्ल है, उसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा कंट्रोल C से। ऑब्जेक्ट मोड में ये कॉपी होगा, अगर ये पोज मोड में है तो ये कॉपी नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, A बटन से इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को, कंट्रोल C बटन दबाएंगे और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। काफी बड़ा कैरेक्टर है तो स्केल कर लेंगे इसको छोटा करके, और मुझे अब इसको यहाँ पे खड़ा करना है इधर की साइड में। तो मैं यहाँ पे अपना 3D कर्सर का इस्तेमाल करूंगा, शिफ्ट S बटन दबाऊंगा और ये सेलेक्ट टू कर्सर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। R बटन दबाऊंगा और Z बटन दबाऊंगा और पहले मैं इसका मुंह यहाँ पे इधर की साइड में रखता हूँ। हेलो करने के बाद ये इसको टर्न करके यहाँ पे देखेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसकी जो एनिमेशन है मेरे सामने आ जाएगी। यहाँ तक मेरा ये कैरेक्टर मूव कर चुका है। 0 बटन दबा के देख सकता हूँ एनिमेशन, ये इसने हेलो किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा जो कैरेक्टर है वो इसको पलट के देखेगा। इसकी जो लोकेशन है वो I बटन से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको R बटन दबाऊंगा, Z बटन दबाऊंगा और इसको इस तरीके से टर्न कराऊंगा। यहाँ पे I बटन दबाऊंगा और लोकेशन रोटेशन से इसको यहाँ पे इस तरीके से घुमा दूंगा। तो आप देखें किस तरीके से इसने यहाँ पे टर्न कर दिया। यहाँ पे मैं ज्यादा पोज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी चीजों को यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा तो फिलहाल मैं इसको 0 बटन से कैमरा मोड में आऊंगा और अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा कैरेक्टर इस तरीके से आएगा। दूसरे कैमरे में इस तरीके से इसने मूव किया। अब मैं यहाँ पे क्या करना है कि ये जो जैसे ही इसने ये हाई किया, हेलो, ये इसको आवाज दे रहा है हेलो मैरी या रोजी, कुछ भी नाम आप इसका दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका तीसरा कैमरा सेट कर दूंगा जो मेरा मैरी को टर्न होते हुए दिखाएगा। इसको मैं मार्कर लगाऊंगा, ऐड मार्कर यहाँ पे, और शिफ्ट A बटन से एक नया कैमरा ले लूंगा। इसका नाम दे देता हूँ कैमरा नंबर 3। अब मुझे इसको बाइंड करना है। बाइंड कैमरे पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा कैमरा यहाँ पे आपका
सेलेक्ट हो जाएगा। एक कैमरे को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, तीसरा कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से V बटन से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। पहले आपको ये बाइंड कर लेना है कैमरा, उसके बाद में ये कैमरा यहाँ पे सेट करना है। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे पहला कैमरा ये मेरा इस तरीके से चला, इसके बाद इसने इसको हेलो किया, इसके बाद ये टर्न करके इसने इसको देखा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी एनिमेशन को अलग अलग कैमरे में यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए मैं यहाँ पे एक नई विंडो बना देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसमें इसका 3D व्यू पोर्ट सेट करूँगा और इसको कंट्रोल स्पेस से बड़ा करके यहाँ पे इसका, और इसको मैं 0 बटन से यहाँ पे सेट कर दूंगा इस तरीके से। कैमरा मोड सेट करने से पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिलीट कर दीजिए, इसका जितनी भी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें से हट जाएंगी। और इसको मैं 0 बटन से यहाँ पे सेट कर दूंगा इस तरीके से। अब मेरा सिंपली यहाँ पे आउटपुट आपका कैमरे में जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँगा। आपने देखा किस तरीके से मेरा कैरेक्टर चल के आया, हेलो किया इसने, और यहाँ पे इसने इसने टर्न करके देखा। अब यहाँ पे मुझे एक और कैमरा सेट करना है, मार्कर लगाना है। यहाँ पे एक कैमरा ले लेता हूँ शिफ्ट ए से पहले, और इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे कैमरा 4, और मार्कर पे जाके इसको बाइंड कर दूंगा ताकि ये मेरा यहाँ पे सेट हो जाए। 0 बटन से बाहर आऊँगा, दोबारा से मैं इस कैमरे को यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट 0 से सेट कर दूंगा। बाई चांस कुछ हो जाता है तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान रहे कैमरा का मार्कर और ये कैमरा आपका सेलेक्ट होना चाहिए। पहले आई बटन से इसकी लोकेशन को सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने एक की फ्रेम सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा। की फ्रेम सेट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें टाइमलाइन को आगे लेके आऊंगा। उसी तरीके से अपना जो कैरेक्टर है उसको मैं यहाँ पे मूव करा देता हूँ पहले आगे की तरफ। इसको थोड़ा सा मैं साइड में लेके आऊंगा, इधर की साइड में। आई बटन से मैं इसकी लोकेशन को यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो आप देखेंगे किस तरीके से ये यहाँ तक आएगा। इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि इसका चलने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा स्लो आए। अब आपने देखा कि अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पे मेरी टाइमलाइन खत्म हो रही है, तो मैं यहाँ पे इस पे लाऊंगा इसको और टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा। ये जो इसमें थोड़ा सा हाईलाइट एरिया है ये मेरा टाइमलाइन का है। कंट्रोल एंड बटन दबाऊंगा और जहां पे मैंने टाइमलाइन लेके आऊंगा वहां तक ये एरिया अब एक्सपेंड हो गया है। अब मेरा ये माउस यहाँ तक आएगा इस तरीके से। ये काफी स्लो इसमें चल रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ यहाँ। अब उसी तरीके से मैं अपने वापस से पोज मोड में जाऊंगा और इसके बीच में अपना चलने वाला जो एक्शन है उसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके 4 जो स्टेप थे, चेक करना है तो आप यहाँ पे अप और डाउन एरो से चेक कर सकते हैं की फ्रेम को। तो ये मेरे 2 यहाँ पे की फ्रेम जो हैं ये इसके चलने के हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V से। तो आप देखें किस तरीके से ये मेरा हाथ यहाँ पे चलाने लगा। अब शिफ्ट D बटन दबाऊंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और शिफ्ट R से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दूंगा और थोड़ा सा मैं इनको अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि ये ठीक से यहाँ पे, आपने देखा किस तरीके से ये मेरा यहाँ पे अब चल के आ चुका है। लास्ट वाला जो हमारा है यहाँ पे इसको फिर से N बटन दबाएंगे, पोज मोड में जाके नॉर्मल मोड में लेके आते हैं। ये मेरा चलने वाला है तो नॉर्मल मोड में लाएंगे और आई बटन से इसको ओवरराइड कर देंगे। तो इस तरीके से चलने तक यहाँ पे हम आ चुके हैं। कोई भी आपको मूवमेंट है या टर्न है वो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट मोड में करना है। तो यहाँ पे मुझे एक टर्न देना है इसको दरवाजे की तरफ, तो मैं यहाँ पे इसको R बटन दबाऊंगा, Z बटन दबाऊंगा और दरवाजे की तरफ इस तरीके से इसको मूव कर दूंगा। ध्यान रहे आपका जो टाइमलाइन है वो हमेशा थोड़ा सा आगे की तरफ होना चाहिए। और आई बटन से मैं यहाँ पे इसका नया की फ्रेम जनरेट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे आएगा, इस तरीके से ये मुड़ेगा, इस तरीके से ये यहाँ पे आके लास्ट हो गई है। इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ कंट्रोल एंड से ताकि मैं आगे की तरफ इसको बढ़ा सकूँ। तो इसको थोड़ा सा की फ्रेम को मैं आगे लाऊंगा जिससे ये दरवाजे पे मूव करेगा इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे सेट कर देंगे ताकि ये दरवाजे पे आ जाए। आई बटन से मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। गर्ल काफ़ी बड़ी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। ध्यान रहे जो भी चीज़ आप एनिमेट कर चुके हैं उसमें आप स्केल नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने एनिमेट नहीं की है इसलिए मैंने इसको स्केल कर दिया। तो हमेशा जो साइज है वो आपको स्टार्टिंग से मैनेज करना है। और अब इसमें दरवाज़ा खोलने का एक पोज हम यहाँ पे बना लेंगे सिंपल, जो हमारा लास्ट पोज होगा इसका। जैसे मैं यहाँ पे पोज में आऊँगा तो सबसे पहले मेरे सामने दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे अपना जो हैंड है वो किस लेवल पे यहाँ पे रखना है दरवाजे पे,
ये आप वहाँ पे पता नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे इसमें इसका जो पोज है वो ऐड कर सकते हैं। सिंपली रिग को सेलेक्ट कीजिए और पोज को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। अगर सीन में आपको पोज बनाना है तो सीन में पोज बनाने के लिए हमारे पास में यहाँ पे प्रॉपर्टी में हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है पोज का, पोज लाइब्रेरी का। यहाँ पे हम इसके पोज को सेव कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो पोज है वो इसी सीन में रहेंगे और कहीं पे ये पोज नहीं जा सकते। तो टेम्परेरी पोज हम हमेशा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले पोज मोड में आएंगे, ए बटन से मैं थोड़ा सा इसको आर के साथ जेड में थोड़ा सा रोटेट करूंगा इस तरीके से, और अब मैं इसके हाथ को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जी बटन से इसको यहाँ पे हाथ को इस तरीके से पकड़ूंगा डोर को, आर बटन से इसके डोर को यहाँ पे इस तरीके से घुमाऊंगा आर से। तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि दरवाजे को एकदम पकड़ने का मेरा जो पोज है वो यहाँ पे बन चुका है। अब मैं ए बटन दबाऊंगा यहाँ पे और एक नया पोज यहाँ पे क्रिएट करूंगा और उसका मैं नाम दे देता हूँ हैंड होल्ड डोर। अब मेरा ये जो पोज है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो यहाँ पे आप एक बार प्ले करके देख लीजिए किस टाइप से मेरा ये कैरेक्टर ऊपर की साइड गया और इसने डोर को इस तरीके से पकड़ा। तो यहाँ पे मेरी एनिमेशन एंड हो जाएगी। इस तरीके से जो मेरी आउटडोर की एनिमेशन है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, शिफ्ट ए बटन दबाना है और कैमरा ले लेता हूँ सबसे पहले और इसका नाम दे देता हूँ मैं कैमरा नंबर 5। तो कैमरा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, कैमरा 5। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे मार्कर लेना है और इस मार्कर पे ये मेरा कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। कैमरे को मैं यहाँ पे बाइंड कर दूंगा। आपका ये जो मार्कर है ये सेलेक्ट होना चाहिए और आपका कैमरा सेलेक्ट होना चाहिए और इसको यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑल्ट 0 से इस तरीके से वी बटन दबा के यहाँ पे सेट कर दूंगा। दोनों को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसमें गर्ल भी इसमें आ जाएगी और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। गर्ल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एस बटन से स्केल कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इसमें पीछे की साइड से यहाँ पे तो ये इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद में मेरा कैमरा इसमें आगे बैठ रहा है तो इस कैमरे को मैं पीछे की साइड में ले जाऊंगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से मूव कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे ये इस तरीके से आएगा, हेलो करेगा, गर्ल इसको पलट के देखेगी और वो भी इसको हेलो करेगी। मैंने इसमें नई एनिमेशन की है पर आप कर सकते हैं। और ये मेरा नेक्स्ट लास्ट उस पे यहाँ पे आउटडोर का जो मेरा सीन है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसको आप पूरी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो जो भी कैमरे में दिख रहा है ये चीज़ें मेरी यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ जाएंगी। आउटपुट आप इसमें देख सकते हैं नीचे की तरफ, इस तरीके से मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पे आएगा। ये देखें आप इस तरीके से चल के आया, हेलो किया इसने, गर्ल ने इसको मुड़ के देखा, अब ये इसमें आगे की तरफ आया। इसका जो पैर है वो थोड़ा सा यहाँ पे सेट नहीं हुआ है, मैंने सिंपली आपको टेम्परेरी बेस पे बताया है। आप यहाँ पे अगर पोज है उसको अच्छी तरीके से बनाएंगे तो ये आपकी एनिमेशन बड़े स्मूथली यहाँ पे काम करेगी। ये यहाँ पे एंड हो जाएगी, इस पे मैं यहाँ पे एंड कर दिया मैंने इसको। ये मेरी आउटडोर की एनिमेशन हो गई। अब दूसरा जो सीन होगा वो हमारा कमरे के अंदर से शुरू होगा जिसको हम बोल सकते हैं इंडोर सीन। तो ये क्लास अभी हमारी कंटिन्यू रहेगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी वीडियो का मतलब होता है बोरिंग। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पार्ट 2 के साथ में और वहाँ पे हम देखेंगे इंडोर का एग्जाम्पल और दोनों को साथ में कैसे मर्ज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.